देखिए, निश्चित रूप से जो थाना प्रभारी हैं यहाँ पे प्रमोद गौतम, उनकी तरफ से ये FIR दर्ज कराई गई है और इसमें 506 धारा जो है IPC की, उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि जान से मारने की, धमकी देने की धारा होती है। इसके अलावा मारपीट की धाराएं हैं और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट भी लगाई गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण धारा है। ये तब लगाई जाती है जब कोई सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है और जो कि एक नॉन वेलेबल ऑफेंस बनता है। तो इतनी जो अहम धाराएं हैं, इनके तहत जब मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा गया है, तो निश्चित रूप से ये आगे इनके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि इनको जमानत मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। जी गायत्री। पद्दीजमा, वहीं अगर बात की जाए पुलिस की, जिस तरह से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, विधायक हैं वो जितेंद्र यादव, और जिस तरह का सलूक पुलिस की तरफ से किया गया है, क्या उसको लेकर पुलिस प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान लगता है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पद्दीजमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, जितेंद्र के खिलाफ सिहानी गेट के थानाध्यक्ष ने दर्ज कराया है केस। जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जितेंद्र यादव को। लीबिया के प्रधानमंत्री अली जिदान का अपहरण लीबिया की राजधानी त्रिपोली के एक होटल से कर लिया गया है। अली जिदान के प्रवक्ता के मुताबिक उनका अपहरण सशस्त्र विद्रोहियों ने किया है और अली जिदान को एक गुप्त ठिकाने पर रखा गया है। जिदान को त्रिपोली के कोरियनथन होटल से हथियारबंद विद्रोही बाहर लाए और बाहर इंतजार कर रहे कारों के काफिले के साथ उन्हें लेकर फरार हो गए। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक बंदूकधारी अपहरणकर्ता उनके साथ सम्मान से पेश आ रहे थे और उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिदान पूर्व मानवाधिकार अधिवक्ता हैं जो जिनेवा में कार्यरत थे। उन्होंने नवंबर 2012 में लीबिया के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। घटना से एक दिन पहले ही लीबिया के इस्लामिक संगठनों ने त्रिपोली के एक होटल से अमेरिकी सेना द्वारा अलकायदा के नेता अबू अनस अल लीबी को गिरफ्तार किए जाने का प्रतिशोध लिए जाने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि लीबिया में पिछले करीब 2 साल से गृह युद्ध चल रहा है। विद्रोही और सरकार आमने सामने हैं। लीबिया के पूर्व तानाशाह कर्नल मोअम्मर गद्दाफी का अक्टूबर 2011 में विद्रोहियों ने अपहरण के बाद बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। अब लीबिया के प्रधानमंत्री के अपहरण ने देश के सामने एक नया संकट पैदा कर दिया है। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 200वां टेस्ट मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। सचिन ने BCCI अध्यक्ष श्रीनिवासन को फोन कर जानकारी दी कि वो 200वें टेस्ट के बाद संन्यास लेंगे और सचिन ने मुंबई में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने की इच्छा भी जताई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जानी है। दूसरा टेस्ट मैच 14 नवंबर को मुंबई में खेला जा सकता है। इसी मैच के बाद सचिन हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। रिटायरमेंट के फैसले के बाद सचिन ने कहा है कि ये उनके लिए कठिन समय है। वहीं सचिन ने 24 साल क्रिकेट को दिए हैं और देश के लिए खेलना उनके लिए सपना था। साथ ही सचिन का कहना है कि बिना क्रिकेट के जीवन कल्पना करना भी उनके लिए काफी मुश्किल है। सचिन ने संन्यास का ऐलान करने के बाद अपने फैंस और परिवार का शुक्रिया भी अदा किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 200वां टेस्ट मैच खेलकर सचिन क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। ऐसे में सचिन के फैंस बेताब हैं कि जल्द से जल्द वो सचिन का 200वां मैच देखे। हालांकि सचिन के संन्यास के बाद क्रिकेट जगत सूना पड़ जाएगा। IPL से विवादों में आई भारतीय बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगने वाली सिफारिश को फिलहाल रोक दिया है और इस राहत के बाद अब ज्वाला गुट्टा अपने खेल को जारी रख सकती हैं और आने वाले टूर्नामेंटों में खेल सकती हैं। इससे पहले BIA ने ज्वाला पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। ज्वाला पर आरोप थे कि ज्वाला ने IPL के दौरान कई खिलाड़ियों को बैडमिंटन संघ के खिलाफ भड़काया था, जिसके बाद ज्वाला गुट्टा के पिता ने इस बारे में आधिकारिक सूचना मिलने के बाद कानून की शरण ली थी। अब कोर्ट ने ज्वाला का समर्थन किया है, जिससे उनके पिता और वकील दोनों खुश हैं और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया है। ज्वाला गुट्टा भी कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि वो अन्याय के खिलाफ हमेशा अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के संगरूर में सियासत सिखाने के लिए 2 शख्सियत को अपना गुरु बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी मेरे गुरु हैं। उन्होंने दोनों की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी नीयत साफ है और वह हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह 2004 से सरकार चला रहे हैं, हमने विकास का ढांचा बदल दिया। उन्होंने कहा कि मेरे 2 गुरु हैं, मनमोहन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पंजाब के संगरूर में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अस्पताल गुलाम नबी आजाद की देन है। राहुल ने आगे कहा कि अध्यादेश को लेकर उन्होंने सच कहा और सच बोलने का कोई समय नहीं होता, सच बोलने के लिए समय नहीं देखना चाहिए।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर नीयत खराब है तो कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि विकास की राह में भ्रष्टाचार अहम रोड़ा है और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना है तो हमें सच बोलना ही होगा। पंजाब के होशियारपुर में एक मिनी ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में जा गिरा। इस हादसे में 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 40 लोग घायल हो गए। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को होशियारपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा बीती रात करीब 10:30 बजे होशियारपुर चिंतापूर्णी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। मिनी ट्रक में सवार सभी श्रद्धालु धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी पर माथा टेक कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक बेकाबू हो गया और पंजाब हिमाचल की सीमा पर बसे पहाड़ी क्षेत्र के गांव मंगूवाल के पास करीब 20 फुट गहरी खाई में जा गिरा। मंगूवाल गांव होशियारपुर से करीब 16 किलोमीटर दूर है। हादसे का शिकार हुए सभी श्रद्धालु चिंतापूर्णी का दर्शन करके वापस लौट रहे थे। भारत बचेगा तभी राजनीतिक दल भी बचेंगे। इस मुद्दे पर राजधानी दिल्ली के CPIM ऑफिस में समाजवादी पार्टी, CPI, CPM और JDU के नेताओं की बैठक हुई। ये घंटे भर लंबी चली बैठक के बाद सभी नेताओं का कहना था कि इसे तीसरे मोर्चे की आहट नहीं, सांप्रदायिकता के खिलाफ मोर्चे के रूप में देखा जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में CPIM के दफ्तर में समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और JDU की घंटे भर लंबी बैठक चली। CPIM की तरफ से सीताराम येचुरी, CPI की तरफ से अमरजीत कौर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और JDU के KC त्यागी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद लेफ्ट की तरफ से सीताराम येचुरी ने कहा कि देश को सांप्रदायिकता से बचाने की कोशिश की जा रही है और इस मंच की तरफ से AIADMK, BJD और NCP को भी न्योता भेजा गया है। हमारी कोशिश है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मंच तैयार किया जाए, लेकिन इस मंच की तरफ से ममता बनर्जी और मायावती को न्योता नहीं भेजा गया, क्योंकि दोनों ही नेता भाजपा के साथ सरकार में बैठ चुके हैं। वहीं सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी के आरोपों को नॉन सीरियस करार देते हुए कहा कि इस बैठक को तीसरे मोर्चे की आहट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि तीसरा मोर्चा चुनाव के बाद ही बनेगा। JDU की तरफ से KC त्यागी ने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ ये मोर्चाबंदी है। RJD की बात करते हुए उन्होंने कहा कि RJD ICU में है, लिहाजा उन्हें नहीं बुलाया गया। दिल्ली में हुई बैठक का मुद्दा भले ही सांप्रदायिकता हो, लेकिन इसे तीसरे मोर्चे की भूमिका के तौर पे भी देखा जा रहा है। हालांकि इस बैठक में JDU की तरफ से नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव और लेफ्ट की तरफ से प्रकाश करात भले ही शामिल न हो, लेकिन दूसरी पंक्ति के नेताओं ने बैठक कर भूमिका तो बना ही ली। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की 27 अक्टूबर को होने वाली हुंकार रैली को देखते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पटना दौरे की अवधि कम कर दी गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति का 2 दिवसीय बिहार दौरा 26 और 27 अक्टूबर को होना था, लेकिन बदले कार्यक्रम के अंतर्गत अब वह 26 अक्टूबर को वहां जाकर उसी दिन लौट आएंगे। राष्ट्रपति ने उनसे शिष्टाचार भेंट करने वाले भाजपा नेताओं राजीव प्रताप रूडी और शहनवाज हुसैन को यह जानकारी दी। शहनवाज ने कहा, राष्ट्रपति ने हमें बताया कि वह 26 तारीख को दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे, लेकिन उसी दिन दिल्ली लौट आएंगे। मोदी की 27 अक्टूबर को पटना में होने वाली रैली के दिन ही राष्ट्रपति का कार्यक्रम रखे जाने को लेकर भाजपा और JDU में तीखी तकरार हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि मोदी की रैली में रुकावट डालने के लिए जानबूझकर नीतीश सरकार ने राष्ट्रपति का कार्यक्रम उस दिन रखा। गाजियाबाद पुलिस ने बसपा के MLC जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी सिहानी गेट पुलिस ने की है। जितेंद्र यादव पर अवैध रूप से जमीन कब्जाने, उस पर निर्माण कराने और निर्माण को रुकवाने गई पुलिस टीम से हाथापाई और बदसलूकी करने का आरोप है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारी तानाशाही का एक और नमूना सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस ने बाहुबली नेता DP यादव के भतीजे जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र यादव बसपा से MLC हैं। जितेंद्र यादव पर विवादित भूमि पर कब्जा करने और अवैध निर्माण कराने तथा निर्माण को रुकवाने गए थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों से अभद्रता और हाथापाई करने का आरोप है। पुलिस ने इस आरोप में जितेंद्र यादव सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जितेंद्र यादव और उनके समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष को कब्जा कराने के लिए ये कार्रवाई की है। उन पर ये भी आरोप है कि दूसरा पक्ष समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है।
समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरणों को साधने की कवायद और तेज कर दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आयोजित की गई सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। मुलायम ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश में आगामी 24 अक्टूबर से रैलियां निकालेगा और 24 दिसंबर को लखनऊ में उसका समापन किया जाएगा। खास बात ये भी है कि समापन के मौके पर खुद मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई। निर्धारित किया गया कि 17 पिछड़ी जातियों की एक रैली 24 अक्टूबर से निकाली जाएगी, जो 24 दिसंबर को राजधानी में खत्म होगी। इस बैठक में खासतौर पर यह तय किया गया है कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है। हालांकि पहले ही राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेज दिया है। दरअसल तय भी किया गया है कि रैली में प्रजापति, कश्यप, कुम्हार, कहार, मांझी, निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, मछुआ, बाटम, धीवर, गोंड, तेहर, भर समेत 17 पिछड़ी जातियों के लोग सम्मिलित होंगे और इन्हीं 17 पिछड़ी जातियों के मुद्दे को समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 29% सीटों पर पिछड़ा वर्ग के लोगों को वोट बैंक का कब्जा रहता है। 2007 में पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को कैश कराने की वजह से ही सत्ता की कुर्सी मायावती के हाथ आ गई थी। बहरहाल खुद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव आगामी 29 अक्टूबर से आजमगढ़ से अपनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन सबके बीच अब समाजवादी पार्टी की पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ये रैलियां उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को साधने की कवायद बताई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ पार्टी दफ्तर में प्रदेश भर की नेताओं और कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती हर रोज दिल्ली में रहने के बावजूद यूपी पार्टी के नेताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्देश जारी कर रही हैं। लोकसभा क्षेत्रवार एक एक प्रत्याशियों की चुनाव को लेकर तैयारियों और क्षेत्रों में उनकी मजबूती को लेकर फीडबैक ले रही हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर लखनऊ पार्टी कार्यालय पर होने वाली समीक्षा बैठक में पार्टी क्षेत्रवार समीक्षा की गई। लोकसभा सीटों पर जमकर चर्चा के साथ ही लोकसभा प्रत्याशियों के साथ चुनावी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा भी किया गया। साथ ही पार्टी के नेताओं को निर्देश भी दिया गया कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीएसपी को जीतनी होगी। बैठक में प्रदेश भर के कई पार्टी प्रत्याशी, जोनल कोऑर्डिनेटर, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों के अलावा पूर्व प्रत्याशियों के साथ भी विस्तार से समीक्षा किया गया। इसमें संगठन की बूथ स्तर की चुनावी तैयारियों से लेकर प्रत्याशियों के क्षेत्र में मजबूती पर भी जमकर चर्चा की गई। बैठक को बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राजभर के अलावा पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संबोधित किया और कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। इतना ही नहीं, बीएसपी दफ्तर में हुई इस बैठक को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राजभर ने संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का गुरुमंत्र दिया। आगामी 19 अक्टूबर को होने वाली मोदी की रैली को लेकर रैली प्रभारी अमित शाह आज कानपुर पहुंचे, जहां उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कानपुर में नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली को लेकर जहां भाजपा नेताओं में जोश खरोश देखने को मिल रहा है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं में दमखम भरने की कवायद में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए रैली प्रभारी अमित शाह कानपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं अधिक से अधिक भीड़ जुटाने और रैली को सफल बनाने के निर्देश भी दिए और आने वाली लोकसभा चुनाव में यूपी से सपा और बसपा का सफाया हो जाएगा की बात कही है। मोदी की रैली में आडवाणी के आने को लेकर रैली प्रभारी ने कहा कि यह राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा किसको आना है किसको नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किए राज्य सरकार की तरफ कड़े रुख और कहा 1 महीने के भीतर बनाया जाए मदरसा बोर्ड। मामला एक जनहित याचिका के जरिए कोर्ट में पेश हुआ, जिसमें ये बात कही गई थी कि सूबे में मदरसा बोर्ड है ही नहीं, जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान, जिसमें मदरसा बोर्ड सूबे में न होने की बात कही गई थी, पर सुनवाई करते हुए आज कड़े रुख अपना है और राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर मदरसा बोर्ड गठित किए जाने के आदेश दिए हैं।
पैसिफिक मॉल संचालकों द्वारा एक बार फिर भूमि कब्जाने का मामला प्रकाश में आया है। जी हां, इस बार शहर के मेयर और एमएनए के लिए बनने वाले आवासों के लिए स्वीकृत भूमि पर ही पैसिफिक मॉल संचालकों द्वारा कब्जा किया गया है। प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं मानो जैसे प्रदेश में नियम और कानून नाम की कोई चीज ही नहीं बची हो। जी हां, आए दिन विवादों में रहने वाला पैसिफिक मॉल संचालकों द्वारा अब नगर निगम के मेयर और एमएनए के आवासों के लिए स्वीकृत भूमि पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया है।